हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग चैप्टर जो कि सिविक्स का है, फर्स्ट चैप्टर जो कि क्लास 10th का है। और इस चैप्टर में उस सारे सिलेबस को कवर किया गया है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हैं उसको भी डिस्कस किया गया है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो पहला टॉपिक होगा स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड एकोमोडेशन। दूसरा टॉपिक होगा स्टोरी ऑफ श्रीलंका एंड मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। साथ ही जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा पावर शेयरिंग, जिसे दो पार्ट में पढ़ा जाएगा। पहला, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यह क्यों डिजायरेबल है, और दूसरा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। पावर शेयरिंग का जब हम बात करते हैं तो पावर डज नॉट मीन्स हनक, यह दिखाने के लिए नहीं है, यह एक प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ का है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। एडमिनिस्ट्रेशन में किस चीज़ से रिलेटेड? एडमिनिस्ट्रेशन में रिलेटेड है फिनांस से, फिनांशियल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेट को कित टैक्स वसूलना है या सेंट्रल को वसूलना है, पैसा किस तरह से विस्तृत होगा, किस प्रकार से वेलफेयर स्कीम में पैसे को लगाया जा सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? सब्जेक्ट्स का बंटवारा हो सकता है। सब्जेक्ट्स क्या है? सब्जेक्ट्स है कामों का लिस्ट, सूची, जो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट को करना होता है। बेसिकली इंडिया में हम लोग देखते हैं, पढ़े हैं इंडियन के कंटेक्स्ट में कि सब्जेक्ट्स को बांटा गया है 3 लिस्ट में, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। इस प्रकार से कामों का बंटवारा किया गया है। बंटवारा किया गया है, शेयर किया गया है कामों को किनके बीच? तो गवर्नमेंट के वेरियस और लेवल्स के बीच। लेवल में हम देखे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, वहीं लोकल लेवल गवर्नमेंट होता है। कहीं कहीं किसी देश में सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट जो है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। साथ ही डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन क्या है गवर्नमेंट के? डिफरेंट ऑर्गन है जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। उसके अलावा प्रेशर ग्रुप के साथ भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रेशर ग्रुप्स के साथ भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और सोशल ग्रुप्स भी होते हैं जिनके साथ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो इस प्रकार से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये पावर शेयरिंग चैप्टर में हम लोग डिटेल में जानेंगे बाकी चीज़ों के बारे में। तो शुरू करते हैं पहला टॉपिक जो कि है अबाउट बेल्जियम। बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम के बारे में क्या है कि बेल्जियम कहाँ लोकेटेड है? तो बेल्जियम लोकेटेड है यूरोप में। इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ है। और जब हम इथनिक कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, इथनिक कंपोजिशन मतलब जातीय रचना के बारे में बात करते हैं, मींस पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन डिफरेंस, डेमोग्राफिक डिफरेंस, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो लगभग 59% पॉपुलेशन जो है फ्लेमिश रीजन में रहती है और वह डच भाषा यूज करती है बोलचाल में। फ्लेमिश रीजन क्या है? जब हम बेल्जियम के मैप को देखेंगे तो उसके रीजन्स को बांटा गया है फ्लेमिश रीजन में और वेलोनिया रीजन में। और लगभग 40% आबादी वेलोनिया रीजन में रहती है जो फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है बोलचाल के भाषा में, और 1% आबादी जो है वह जर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है। तो ये था इथनिक कंपोजिशन बेल्जियम का। जब बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल्स की बात करते हैं तो यहाँ का केस कुछ स्पेशल है। यहाँ 80% पॉपुलेशन जो है वह फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है, वहीं 20% पॉपुलेशन डच लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डाइवर्सिटी काफ़ी है पॉपुलेशन में, और यही डाइवर्सिटी जो है कुछ कन्फ्लिक्ट को जन्म देती है। वो कन्फ्लिक्ट का रीजन क्या है? अप्रोप्रिएट रीजन। तो जब हम बात करेंगे फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी का, जो कि माइनॉरिटी है, वो काफ़ी रिच है और पावरफुल है। वहीं जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वह बहुत ज़्यादा रिच नहीं है और उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी जो है काफ़ी पुअर है, और ये सारी सुविधाएँ उसको काफ़ी बाद में मिली, और इसी के कारण कन्फ्लिक्ट राइज होता है। और यह कन्फ्लिक्ट ज़्यादा एक्यूट कब हो जाता है? 1950s से लेकर 1960s के बीच के पीरियड में, और कन्फ्लिक्ट होता है वहाँ। और यह कन्फ्लिक्ट को दूर करने का भी प्रयास किया गया बेल्जियम के द्वारा। तो वही नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है कि एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन मीन्स किस प्रकार से हैंडल करता है बेल्जियम इस समस्या को? तो बड़ा खूबसूरती से हैंडल करता है। बेल्जियन लीडर्स जो थे वो इस समस्या को, डाइवर्सिटी की समस्या को रिकॉग्नाइज़ किए। रिकॉग्नाइज मैंने पहचाना उसे और एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, हमारे यहाँ डिफरेंसेज है, रीजनल लेवल पे कल्चरल डाइवर्सिटीज़ भी है ना, बहुत प्रकार से हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, खासकर लिंग्विस्टिक बेसिस पे। बिटवीन 1970 और 1993 जो लीडर्स थे
उन्होंने संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। अमेंड मीन्स संविधान को संशोधित करना, संविधान को बदलना, बदलाव लाना, है ना। तो संविधान में लगभग 4 बार बदलाव लाया उन लोगों ने, और एंड केम अप विथ अ न्यू मॉडल, और एक नए रूल रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वे लोग आते हैं। और हम देखेंगे कि मुख्य मुख्य बिंदु क्या क्या है जो उन लोगों ने बदलाव किया। तो सम की एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल, है ना। बेल्जियन मॉडल जो था, जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसमें मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। तो नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल, जो डच और फ्रेंच बोलने वाली जो संख्या है, वहाँ से जो मिनिस्टर्स आएंगे उनका संख्या बराबर होगा। कहाँ? तो सेंट्रल गवर्नमेंट में। वहीं दूसरा बिंदु क्या है? स्टेट गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट नहीं होगी किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। मीन्स छोटा बड़ा नहीं होगा कोई, जस्ट पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को सही ढंग से चलाया जा सके। तीसरा बिंदु क्या है? नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। कोई भी सिंगल कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला जो पार्ट होगा गवर्नमेंट का, वह अकेले डिसीजन नहीं लेगा। जब स्पेशल लॉ बनाने की बात आएगी तो दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप से पूछा जाएगा, और मेजोरिटी के साथ जो पास होगा बात, जिस पर सहमति बनेगी, वही कानून लागू होगा या वही बदलाव लागू होगा। देयर इज ऑल्सो कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक नया प्रोविज़न इन लोगों ने ऐड किया कम्युनिटी गवर्नमेंट का, जिसमें वे लोग चुने जाएंगे जो अलग अलग लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और उनके द्वारा चुने जाएंगे। और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को स्पेशल पावर्स दिए गए, किन सब्जेक्ट से रिलेटेड, किस विषयों से रिलेटेड? तो कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज से रिलेटेड इशूज पे उन लोगों को काम करना था। पाँचवा, जब ब्रुसेल्स के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ स्पेशल केस था, इसलिए यहाँ एक सेपरेट गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई, जिसमें दोनों कम्युनिटीज से इक्वल रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि होंगे। तो ये सारे की एलिमेंट्स थे जो संविधान में ऐड किए गए बेल्जियन लीडर्स के द्वारा, क्या चीज़ करने के लिए? कन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के लिए। अब इसने एक बेहतरीन एग्जाम्पल पेश किया यूरोपियन समुदाय कंट्रीज़ के बीच और दुनिया के बीच भी, और इसलिए यूरोपियन यूनियन की जब हेडक्वार्टर को स्थापित करने की बात आती है तो उन लोगों ने ब्रुसेल्स को चुना, क्योंकि एक आइडियल एग्जाम्पल था यूरोपियन नेशंस के बीच या ग्लोबल लेवल पे भी, कि किस प्रकार से डाइवर्सिटीज़ को हैंडल किया जा सकता है और अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन रन किया जा सकता है। फिर जब हम दूसरा केस लेते हैं श्रीलंका का, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया गया है कि श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ? 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ, और यह एक आइलैंड नेशन है जो इंडिया के साउथ में लोकेटेड है। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है। जब यहाँ के डेमोग्राफिक डिवीजन डिफरेंसेस को हम देखते हैं तो 74% पॉपुलेशन सिन्हाला भाषा बोलने वाली है। सिन्हाला एक खास प्रकार की भाषा है जो वहाँ यूज की जाती है। ये सिन्हाला बोलने वाले ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। 18% जो लोग हैं वो तमिल बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर हिंदू हैं या मुस्लिम्स हैं। जब हम इन 18% तमिल स्पीकर्स को डिवाइड करते हैं तो 13% तमिल स्पीकर्स श्रीलंकन नेटिव्स हैं, जो वहाँ के बासिंदा हैं, लोकल बासिंदा हैं। वहीं 5% इंडियन तमिल्स हैं, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा प्लांटेशन वर्कर के रूप में भारत से बहुत सारे लोगों को ले जाया गया चाय के बागानों में काम करवाने के लिए। वहीं 7% तमिल और सिन्हाला दोनों बोलते हैं, 7% आबादी, और ये क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं। जब हम मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका के बारे में बात करते हैं तो कि मेजोरिटेरियनिज्म है क्या, तो मेजोरिटेरियनिज्म का हिंदी है बहुसंख्यकवाद, और यह एक प्रकार का विचार है, मानना है कि जो ज़्यादा आबादी वाली कम्युनिटी है उसी का अधिकार है कि वह सरकार बनाए चलाए, और इस क्रम में वह जो माइनॉरिटी में है, जिनकी संख्या कम है उस देश में, उसके भावनाओं को, इमोशन को, सेंटिमेंट्स को दबा भी देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और इसके लिए मीन्स मेजोरिटेरियनिज्म को लागू करने के लिए, या जो सिन्हाला जो मेजॉरिटी में है उसके सुपरमेसी को स्थापित करने के लिए, यह श्रीलंकन लीडर्स ने बहुत सारे पॉलिसीज़ को अपनाया, बहुत सारे नए चेंजेज लाए, है ना। और यही चेंजेज जो है कन्फ्लिक्ट का कारण भी बनता है श्रीलंका में। किनके बीच? तो सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स के बीच कन्फ्लिक्ट का रीज़न बनता है। अब क्या क्या चेंजेज लाया उन लोगों ने? तो पहला लाया कि सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया, एकमात्र राजकीय भाषा, है ना। किस कानून के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा? 1956 एक्ट लाया गया, जिसके तहत सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। दूसरा क्या कि गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसी। गवर्नमेंट जो था सिन्हाला एप्लीकेंट्स के लिए को वरीयता देता था, मतलब बढ़ावा दे रहा था, उनको प्रेफरेंस दे रहा था। क्या चीज़ में? तो गवर्नमेंट जॉब्स में या अलग अलग प्रकार के पदों पर या बहाली में या बहुत प्रकार की चीज़ों में सिन्हाला स्पीकर्स को वरीयता दिया जा रहा था, उनको ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा था। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है, नया जो संविधान आया, वह बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट कर रहा था, बुद्धिज़्म को बढ़ावा दे रहा था, प्रोत्साहित कर रहा था। वहीं जो तमिल स्पीकर्स थे या जो अन्य रिलीजन के लोग थे,
उनको उतना तरजीह नहीं दिया जा रहा था, उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा था, उनको किसी भी चीज़ में उतना महत्व नहीं दिया जा रहा था। अब यह जो मेजोरिटेरियन मेजर्स अपनाए गए उसका बहुत सारा इम्पैक्ट निकल के आया। क्या क्या इम्पैक्ट निकल के आया? तो इट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनिएशन। एलिनिएशन मीन्स कटाव का, अलगाव का बोध कराया। किस में? श्रीलंकन तमिल में। अब इसका नतीजा यह हुआ कि श्रीलंकन तमिल ने बहुत सारे दलों का निर्माण किया और वह स्ट्रगल करने लगे। किस चीज़ के लिए? तो तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, साथ ही साथ अपना एक प्रतिनिधित्व के लिए कि उनके क्षेत्र में उनको प्रतिनिधित्व मिले किसी खास प्रांतों में, फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना, समान अधिकार मिले। अपॉर्चुनिटी मीन्स अधिकार, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में। बाई 1980s बहुत सारे पॉलिटिकल संगठन का निर्माण हुआ और वे एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में डिमांड किए, है ना, श्रीलंका में, कि हमें इस खास प्रांत में एक अधिकार दिया जाए, है ना, अपना शासन व्यवस्था स्थापित करने का। अब यह वाइड स्प्रेड जो कन्फ्लिक्ट था, बड़े स्तर पर गहराई तक उतर चुका। यह जो विवाद था, अलगाव था, वह अब सिविल वार का शक्ल ले चुका था। और तब हम जानेंगे कि सिविल वार क्या होता है। तो सिविल वार कुछ नहीं, एक हिंसात्मक कन्फ्लिक्ट है, टकराव है, हिंसात्मक टकराव है जो दो विपक्षी ग्रुपों के बीच होता है किसी भी देश में, और वह इतना इंटेंस, इतना भयानक, भयावह हो जाता है कि यह वार का, युद्ध का शक्ल ले लेता है। तो ये सारे चीज़ हम लोग ने देखा किसके केस में? श्रीलंका के केस में। श्रीलंका में ही एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित होता है, लिट्टे, LTTE जिसे बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है द लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। वो यह एक मिलिट्री सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो कि किसके द्वारा बनाया गया? भी प्रभाकरण के द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? 1970s में बनाया गया। इसका उद्देश्य था कि यह एक सेपरेट कंट्री का डिमांड कर रहा था, जो कि तमिलों के लिए होता। कहाँ कर रहा था? श्रीलंका में ही कर रहा था। ये बहुत सारा हिंसात्मक कार्रवाई भी किया, लड़ाई विपन्स का इस्तेमाल करके, और यह ख़त्म हो गया 2009 में। तो ये हम लोग श्रीलंका और बेल्जियम के बीच कंपैरिजन करते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर कन्फ्लिक्ट राइज होता है, कन्फ्लिक्ट राइज होने का कारण क्या होता है, और किस प्रकार से उसको हैंडल करता है दोनों देश डिफरेंटली। और हम पाते हैं कि बेल्जियम ज़्यादा बेहतरीन ढंग से सकारात्मक तरीके से उसको हैंडल करता है, वहीं श्रीलंका इसे निगेटिवली हैंडल कर लेता है, क्योंकि वहाँ मेजोरिटेरियनिज्म की भावना आ जाती है। अब देखेंगे हम कि यह पावर शेयरिंग जो है क्यों डिजायरेबल है, क्यों ज़रूरी है, क्यों ऐच्छिक है। तो इसके पीछे दो कारण है। पहला है प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल वर्ड का ही मतलब होता है विवेकपूर्ण कारण। विवेकपूर्ण मतलब बुद्धि से का यूज करके जो रीजन आप देते हैं, जो तर्क देते हैं, वो कि बुद्धि क्या कहती है कि आपको एडजस्टमेंट बनाना चाहिए, बैलेंस बनाना चाहिए, ताकि आप कन्फ्लिक्ट के पॉसिबिलिटी को कम कर सके, टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। किसके बीच? तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो हैं, या डिफरेंट प्रकार की जो डिफरेंस डाइवर्सिटीज़ है आपके यहाँ, उनके बीच एक सामंजस्य स्थापित करना। तो यही बुद्धि हमारे कहती है, विवेक हमारा कहता है कि आप एक प्रकार का ऐसा पॉलिसी अपनाइए ताकि आप कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सकें। दूसरा मोरल रीजन, नैतिक रीजन क्या है कि आप चूँकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल रहे हैं दुनिया में, कि आपका डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक स्टेट हैं आप, और आप पावर शेयर करने के लिए तैयार नहीं हैं, पावर शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये मोरल रीजन आपकी बनती है, आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पावर को शेयर करें डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट लोगों के साथ, सबको सम्मिलित करें व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में। क्योंकि जहाँ डाइवर्सिटी है वहाँ हर लोगों की ज़रूरत, आवश्यकता अलग अलग होती है और उनका डिमांड अलग अलग होता है, तो उनकी भी प्रतिनिधित्व वहाँ होगी, तो वो उनके डिमांड की पूरी पूर्ति की जा सकेगी। अब आगे हम देखते हैं कि मोरल रीजन क्या था? पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यह स्पिरिट है, आत्मा है डेमोक्रेसी की, या मूल है। और एज डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पावर शेयर किया जाता है डिफरेंट लोगों के साथ जो जुड़े होते हैं उस देश से, या जो एक्सरसाइज करते हैं उस पावर का, या जिन पर उस व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है, इसलिए पावर को शेयर करना चाहिए। तो ये दो रीज़न है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों ज़रूरी है। अब प्रूडेंशियल क्या होता है? तो बेस्ड ऑन प्रूडेंसेस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस, कह रहा है कि यह बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है, और यह डिसीजन मेकिंग किया जाता है लाभ हानि इन सब को देख के। अब अगला टॉपिक देखते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मतलब पावर शेयरिंग का क्या क्या अलग अलग रूप है। तो पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है? जब पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के साथ, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के साथ, इस प्रकार के पावर डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। इस प्रकार के अरेंजमेंट को चेक्स एंड बैलेंसेस का व्यवस्था भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? चेक एंड बैलेंसेस मतलब एक दूसरे पर देख रेख करते रहते हैं और एक सामंजस्य स्थापित रहता है, आपस में बैलेंस बना होता है। वाई हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड चेक्स एंड बैलेंसेस इन दिस सिस्टम। इस व्यवस्था में इवन दो
मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं वह पावर को एक्सरसाइज करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, चूँकि पावर वगैरह ये सब मिनिस्टर्स या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास होता है, लेकिन फिर भी वे जब उनकी जवाबदेही होती है, उनको जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबलीज में। उसी प्रकार से जजेज को अपॉइंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, लेकिन यही जज जो है वह एग्जीक्यूटिव के क्रियाकलापों को भी देखते हैं कि उनका फंक्शनिंग सही जा रहा है कि नहीं, कानून के हिसाब से है या नहीं है। तो इस प्रकार से एक बैलेंस स्थापित हो पाता है किस केस में, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग में। इसीलिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग को चेक एंड बैलेंसेस भी कहा जाता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है दूसरा टाइप, तो ये है कि व्हेन जब पावर जो डिफरेंट लेवल्स पे शेयर किए जाते हैं, इसी प्रकार की व्यवस्था को वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। डिफरेंट लेवल कहने का मतलब सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल ना, इनके बीच पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब यह ध्यान देने वाला बात है कि जब पूरे कंट्री के लिए गवर्नमेंट होती है, उसको कहीं कहीं किसी किसी देश में फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। वहीं इंडिया के केस में इसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। उसके अलावा पावर शेयर किया जाता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच, है ना। सोशल ग्रुप्स क्या हो सकते हैं, तो रिलीजियस भी हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप भी हो सकते हैं। अब जैसा कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम का है वह एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है, यहाँ भी इसके साथ भी पावर शेयर किया जाता है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है वह डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी किया जाता है और प्रेशर ग्रुप के बीच भी किया जाता है या उनके साथ भी किया जाता है, ताकि बहुत प्रकार के मूवमेंट वगैरह को कंट्रोल किया जा सके या गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस किया जा सके। बेसिकली हम पॉलिटिकल ग्रुप की बात जब प्रेशर ग्रुप्स की बात जब करते हैं, तो प्रेशर ग्रुप्स क्या है, प्रेशर ग्रुप्स एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स का और ऑर्गेनाइजेशंस का, जो प्रयास करता है गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को प्रभावित करने का। और उनका जरिया क्या होता है प्रभावित करने का, तो प्रोटेस्ट, स्ट्राइक, डेमोन्स्ट्रेशंस। यह पावर शेयरिंग प्रेशर ग्रुप्स जो हैं लोगों के हित में काम करते हैं और गवर्नमेंट के साथ मिलकर के काम करते हैं। गवर्नमेंट पे चेक एंड बैलेंस बनाने का भी काम कर देते हैं कभी कभी। तो ये था इस चैप्टर से रिलेटेड सारी जानकारी। जब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में सीबीएसई के आ चुके हैं, तो विच इज़ द थर्ड यूनिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस्ड इन बेल्जियम। बेल्जियम में जो थर्ड यूनिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो प्रैक्टिस किया जाता है, उसका नाम क्या है, तो हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। इसका नाम कम्युनिटी गवर्नमेंट है ना। विच टाइप ऑफ पावर डज द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम इन्जॉय। बेल्जियम की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है किस प्रकार की पावर को एंजॉय करती है, तो हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से कल्चरल, एजुकेशनल एक्सेट्रा टाइप की पावर्स उनको दी गई है, उस पर वे डिसीजन मेक कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। विच सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंसेस। किस प्रकार के पावर शेयरिंग सिस्टम को चेक एंड बैलेंसेस कहा जाता है, तो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाले टॉपिक में देखा है। उसके अलावा डिफ्रेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स, है ना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में भी हम लोग जानते हैं, उसे लिख देंगे। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में किस प्रकार से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, तो वो भी हम लोगों ने पढ़ा है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी का वेरी स्पिरिट है, आत्मा है या मूल है ना। इस बात को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा है। व्हेन श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट, जब श्रीलंका आज़ाद हुआ, कब आज़ाद हुआ। हाउ डिड द सिन्हाला कम्युनिटी सीक टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट एंड वाई। और सिन्हाला कम्युनिटी किस प्रकार से डोमिनेंस, अपना प्रभाव स्थापित किया और क्यों किया सरकार में, तो इस चीज़ के बारे में भी हम लोगों ने देखा है। व्हाट वेर इट्स इफेक्ट, इसका प्रभाव क्या हुआ, तो पॉइंट वाइज हम लोगों ने आंसर में देखा है कि इसका प्रभाव क्या हुआ। कन्फ्लिक्ट राइज हुआ था, तमिल लोगों ने नए नए दल बना लिए थे। उसके बाद LTT जैसे हिंसक ग्रुप का भी उदय हुआ। तो ये सारे चीज़ों का हम लोग जवाब दे सकते हैं इस चैप्टर के बाद। तो ये था पावर शेयरिंग से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नया वीडियो डालने के लिए हम मोटिवेट हो सकें। थैंक यू।